बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का दूसरा लेक्चर। आज के लेक्चर का आगाज हम एक पॉइंट से करेंगे और वो पॉइंट उभरता है एक ऐसे कमेंट पे जो बच्चे ने आज मुझे किया। तो मैंने उससे कमेंट पे वादा किया कि मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। क्या वो कहता है कि आप शेर क्यों पढ़ते हैं सर जी, और ये बताएं कि आपको इतने सारी गजलें या शेर याद कैसे हो जाते हैं। क्या आप उर्दू के टीचर हैं? भाई मैं उर्दू का टीचर नहीं, आपको पता है मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। मैं आपको बताऊं कि इतने ज्यादा शेर जो हैं वो मुझे याद हैं। या मैं शायरी क्यों कहता हूं, अब सुने जवाब। किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे। किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे। जब आ गई है तेरी याद, शेर कहने लगे। न दे ये नहर दूध की हम भी निकाल सकते हैं, मजा तो जब है कि फरहाद शेर कहने लगे। और बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने, हमारे लहजे में उस्ताद शेर कहने लगे। न देख इन हिकारत की नजरों से हम अदीबों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के हमारे लेक्चर का जो टाइटल है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होता है? देखें, कबल लेक्चर में यानी कि जो कल हमने पढ़ा था उसमें हमने एंथैल्पी को पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड थर्मल एनर्जी को उस सब्सटेंस की एंथैल्पी कहते हैं। फिर हमने एक टर्म पढ़ी थी एंथैल्पी चेंज, जिसका मतलब था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या फिजिकल चेंज होता है तो उस दौरान या तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। तो उस एब्जॉर्ब या इवॉल्व होने वाली हीट की अमाउंट को, मिकदार को एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। और आज हम क्या देख रहे हैं? स्टैंडर्ड का लफ्ज का इजाफा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली मैंने जो भी बोलना है वो मैंने लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं। मैंने लिखा है कि एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, जो किसी भी सब्सटेंस की एंथैल्पी होती है वो डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर, या आप यहां पर बेहतर तो लफ्ज है फिजिकल स्टेट। जिस भी फिजिकल हालत में वो सब्सटेंस पाया जाता है उस फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है एंथैल्पी। नेक्स्ट, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज है तो उसकी एंथैल्पी भी चेंज होगी। यानी अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड हालत में है तो उसकी एंथैल्पी और होगी, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड हालत में है तो उसकी एंथैल्पी और होगी, अगर कोई सब्सटेंस गैसियस हालत में है तो उसकी एंथैल्पी और होगी। सेम इसी तरह से अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो दीज आर टू कंडीशंस। टेम्परेचर चेंज करने से भी एंथैल्पी चेंज हो जाती है, प्रेशर चेंज करने से भी एंथैल्पी चेंज हो जाती है। ठीक हो गया? तो इसीलिए वो कहता है कि लिहाजा कंडीशंस मस्ट बी स्पेसिफाइड व्हाइल राइटिंग केमिकल इक्वेशन। जब भी आप किसी केमिकल चेंज के लिए कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, टेक्स्ट बुक में लिखी हुई देखेंगे या आप लिखेंगे, तो वो कहता है वो इक्वेशन आपने लिखनी है मगर स्पेसिफाइड कंडीशंस के तहत लिखनी है। मतलब उस इक्वेशन में आपने जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लेने हैं उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना है, उनके टेम्परेचर को भी मेंशन करना है, वो किस टेम्परेचर पर पड़े हुए, और उनके प्रेशर को भी, उनके ऊपर कौन सा प्रेशर है इसको भी आपने मेंशन करना है। तो इसीलिए बेहतर क्या है, फॉर एक्यूरेसी बिल्कुल सही डेल्टा एच फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एक्यूरेसी डेल्टा एच इज डिटरमाइंड अंडर सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशंस। कुछ खास स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत आपने क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है। आप अगर चाहते हैं कि आपको डेल्टा एच बिल्कुल एक्यूरेट मिले, सही मिले, तो वो आप डेल्टा एच मेजर करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर। जब डेल्टा एच है क्या? डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज। जब आप एंथैल्पी चेंज को स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर करेंगे तो डिटरमाइन करेंगे, तो फिर उसका नाम बदल जाएगा एंथैल्पी चेंज से, आप उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन है जिनको लागू करें तो एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बन जाता है। आइए देखते हैं। तो वो हैं 2 से 3। नंबर 1 सबसे पहले है टेम्परेचर। तो याद रखेंगे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में तब्दील करना चाहते हैं तो 273 में ऐड कर दें इसको, तो ये 298 केल्विन में तब्दील हो जाएगा।
यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, दोनों ही क्या हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हैं। अगर मैं बात करूं प्रेशर की, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। 1 atm का जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रेशर। अगर आप इसको यूं लिखना चाहें 101 किलो पास्कल में ये यूं लिखा जाएगा। किलो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, atm is the unit of pressure, torr is the unit of pressure, mmHg unit of pressure, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर, ये सारे प्रेशर के यूनिट हैं। तो 1 atm दैट इज इक्वल टू 101 किलो पास्कल। इज दैट क्लियर? यस सर, इज दैट क्लियर? हाँ, तो एक तो ये इस टेम्परेचर में होना चाहिए, टेम्परेचर ये रखना है और प्रेशर ये रखना है, और जो है जो आपका रिएक्टेंट होगा उसको आप उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में रखेंगे। मतलब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी एलिमेंट की, जिसमें ज्यादा स्टेबल होते हैं वो सब्सटेंस, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब यूं समझ लें कि कोई भी सब्सटेंस जिस हाल में रहना ज्यादा पसंद करता है वही उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। कि मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास कार्बन है तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में रहना पसंद करता है। जैसे हमारे पास है H2 हाइड्रोजन, तो ये गैसियस फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है और हाइड्रोजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो गैसियस स्टेट है। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हैं, भाई टेम्परेचर ये हो, भाई प्रेशर ये हो, और जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, जिसमें वो ज्यादा फेवरेबल रहते हैं, जिसमें वो रहना पसंद करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक डेफिनेशन लिखते हैं जो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन होगी, एक जनरल डेफिनेशन जिसकी हेडिंग है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। या आप इसको ना स्टैंडर्ड का लफ्ज ना भी लिखें, सिंपल कहें एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो ये भी वही स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ही होगी। और इसे जाहिर करते हैं डेल्टा एच आर से। आर का मतलब है रिएक्शन, और यहां पर ये लगाते हैं हम, ये जो एच के ऊपर डिग्री का साइन लगाया जाता है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी को जाहिर करता है। तो बता चुका हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है। ओके, तो आइए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन, जब स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट in their standard states react together completely to form products under standard conditions। मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट गैस की हालत में और ऑक्सीजन O2 इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट गैस की हालत में रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म H2O वाटर लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान जो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू होती है -286 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। ये इसकी कहलाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अब हम इस इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए देखें, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 है, ये तो बैलेंस है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है। इस 2 को 1 बनाने के लिए आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि भाई 2 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और हाफ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1। तो इधर भी 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, उधर भी 1 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको मैं बता रहा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें ये जो रिएक्टेंट है और दोनों ये स्टैंडर्ड स्टेट में है। ये जो रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर जो इसका है वो 298 केल्विन है और प्रेशर इस पर है 1 atm, ठीक है। और इसमें जो अमाउंट्स हमने ली हैं रिएक्टेंट की वो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स ली हैं। स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट क्या होती हैं? वो अमाउंट्स जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखी जाएं उन्हें कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स। मतलब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल H2 है, हाफ मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल पानी बन रहा है। अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो हाफ मोल ऑक्सीजन आपको लेना होगा। ये दोनों मुकम्मल एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, इसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स का मतलब यही है कि रिएक्टेंट जो दोनों आप ले रहे हैं वो उतने लेने हैं कि वो मुकम्मल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, पीछे कुछ बचे ना,
कोई लिमिटिंग या एक्सेस ना रहे उसमें रिएक्टेंट के तौर पर, तो ये प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 1 मोल ही बनेगा। तो इस अमाउंट्स को कहा जाता है स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स। तो वो क्या कहता है कि एंथैल्पी चेंज that is involved जब stoichiometric amount of reactant in their standard condition, these are the stoichiometric amounts of reactant on their standard condition and they are going to react completely with each other, ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके लिए ये होती है। अब हैं इसकी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आप इनकी टाइप्स के नाम से पहले स्टैंडर्ड का लफ्ज लिखें आपकी मर्जी, ना लिखें आपकी मर्जी, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो इसमें पहली आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जिसे जाहिर करते हैं डेल्टा एच सी से, सी का मतलब है कंबस्शन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ, यहाँ पे डिग्री का साइन स्टैंडर्ड हालत को जाहिर करता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एच ए टी, और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच एन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन से ई ए से एफिनिटी, ऊपर आप ये लगा दें। अब हम देखेंगे ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो होती है इसके बारे में। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है, यानी डेल्टा एच आर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। ये तो देखना होगा ना कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ओके, तो द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, याद रखें कंबस्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें हमेशा हीट रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब है किसी कंपाउंड का बनना, ये दो में होता है, या तो ये एक्सो होगा या फिर ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये हमेशा एंडो होता है, एक्सो नहीं होता। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये हमेशा एक्सो होता है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एक्सो भी हो सकती है, ये एंडो भी हो सकती है, मगर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है आप पिछले पहले चैप्टर में पढ़ आए हैं वो एक्सो होती है, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, वो एंडो होती है। तो ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है उसकी 5 टाइप्स हैं। तो 5 टाइप्स में से सबसे पहली, अब देखो ना हर अलग अलग तरह का रिएक्शन होगा तो उसकी एंथैल्पी भी अलग अलग तरह की होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होती है समझना, वो कहता है द एंथैल्पी चेंज, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, और इधर भी आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कोई मसला नहीं है, आप सिंपल लिखें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और इसे आपको पता है जाहिर करते हैं डेल्टा एच सी से, और स्टैंडर्ड स्टेट की वजह से यहाँ पे नॉट या डिग्री का साइन। द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड, पता है ये क्या होता है एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड, या तो हीट रिलीज हो रही है वो, या हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो, उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। ओके, एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन जब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न्ट, जलता है, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। 1 मोल सब्सटेंस है किसी भी चीज का, ऑक्सीजन की ज्यादा मौजूदगी में मुकम्मल जल के खाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। तो उस दौरान जो हीट का चेंज आएगा, या तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई चीज जलती है तो हीट रिलीज होती है, इसीलिए ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक होता है हमेशा। तो जब भी ये सब्सटेंस जलेगा तो रिलीज होने वाली जो हीट है उसे हम क्या नाम देंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब आपको पता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर 180 एम हो, और हमारे रिएक्टेंट जो हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, मतलब अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में जिसमें वो रहना पसंद कर। तो आइए इसमें एक एग्जांपल कोट करते हैं। एग्जांपल है C2H5OH, ये फार्मूला है शराब का, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है, ले ली, इसका ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है, जलने का अमल होता है, कंबस्शन कहते हैं उसको, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। याद रखना कोई भी चीज है ना अगर उसकी कंबस्शन हो रही है तो उसके प्रोडक्ट में 2 चीजें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जहन में रखना है, भूलना नहीं है, ये आपको टेक्निक बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेंगे। तो इस दौरान जो डेल्टा एच यानी
चेंज इन कंबस्शन या यू कैन से एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है दैट इज माइनस 1368 किलो जाउल पर मोल, 1868 1368 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड में नहीं है, हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। हमें उसने डेफिनेशन में कहा है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये हमारा सब्सटेंस है, ये 1 मोल होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ये 1 मोल है। ठीक है सर जी, ठीक है। अब आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे? मेरे पास एक टेक्निक है, जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे इस सब्सटेंस में उसका हाफ पानी बनेंगे। मतलब कैसे? यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब हाइड्रोजन पे आ जाएं, एक हाइड्रोजन ये है, 5 ये है, 5 और 1 कितने होते हैं? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो नहीं 5 और 1 कितने होते हैं? 5 और 1 होते हैं 6, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो हाफ, 6 का हाफ पानी बनेंगे। 6 का हाफ कितना होता है? 3। तो अब ये राइट साइड बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने आपने, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 ऑक्सीजन इधर हैं। लेफ्ट साइड पे भी हमने 7 ऑक्सीजन करने हैं। एक तो ये ऑक्सीजन है और 2 ये हैं, 2 को मैं 3 से जरब दे दूं, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया? 7। तो इधर भी 7 ऑक्सीजन, उधर भी 7 ऑक्सीजन। नाउ दिस इक्वेशन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? यस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं? लफ्ज फॉर्मेशन हमें बता रहा है कि कोई ना कोई चीज बनेगी यानी फॉर्म होगी, तो डेल्टा एच एफ से इसे जाहिर करते हैं, और यहाँ पे आपको पता है नॉट कहें या डिग्री कहें, जो भी आप कहना चाहें। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? देखें भाई, इसकी डेफिनेशन है द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इस डेफिनेशन का मतलब है कि जब कभी 1 मोल कंपाउंड बनेगा अपने एलिमेंट के मिलने से, तो उस दौरान जो हीट का चेंज आएगा उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और याद रखें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया हुआ है, एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। आइए एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है कार्बन, आपको पता है कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, जो कि इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CH4 बनाते हैं, जिसे मीथेन गैस कहते हैं। अब CH4 एक कंपाउंड है। आपको कैसे पता चला कि ये एक कंपाउंड है? दोस्तों, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हों हम उसे कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट हैं, तो ये एक कंपाउंड है। अब हम इसकी डेल्टा HF देखते हैं, वो कितनी है? वो है माइनस 74.8 किलो जाउल पर मोल। इस गिवन केस में माइनस का साइन है, प्लस भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे कि प्लस किस केस में होगा और माइनस किस केस में होगा। प्यारे बेटे, आओ इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। दोस्तों, इसमें कार्बन तो बैलेंस है, यहाँ पर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, मगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इधर 4 हाइड्रोजन हैं, इधर 2 हाइड्रोजन हैं। इस 2 को 4 करने के लिए आप इसको 2 से जरब दोगे। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ आ रही है? मजा आ रहा है? दोनों काम हो रहे हैं। आए आगे चलते हैं, फिर दोबारा से जरा डेफिनेशन पे गौर करें। अगर द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये एक कंपाउंड है, ये 1 मोल है। आपको कैसे पता है कि ये 1 मोल है? भाई, इसके पिछवाड़े में यानी यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो, वहां 1 मोल होता है। ओके ओके, मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, दीज आर द एलिमेंट। इस कंपाउंड के ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट के आपस में मिलने से ये कंपाउंड बनता है। इस दौरान जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं। वो पॉइंट पता कौन सा है? वो कहता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो क्या होती है? वो 0 होती है, अगर वो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है तो। अब इस बात को समझना, बच्चे बड़ा मुश्किल समझते हैं इस बात को। कोई भी एलिमेंट जो है वो जिस हालत में स्टेबल होता है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है उस एलिमेंट की। तो वो कहता है एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 होता है। जरा देखना कैसे। मेरी बात सुने, हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट पता है कौन सी है? ग्रेफाइट, डायमंड नहीं है। ग्रेफाइट की हालत में कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में है, यानी दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन को
जो कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है उसको दोबारा अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में ला रहे हैं। मतलब यानी कार्बन जो कि ग्रेफाइट की हालत में है, आप उसे दोबारा कार्बन ग्रेफाइट की हालत में चेंज कर रहे हैं। ये तो कोई चेंज ना हुआ। जब कोई चेंज ना हुआ तो डेल्टा एच भी क्या होगी, 0 होगी। अच्छा जी, एक और एग्जांपल इधर खड़काते हैं, देखना यहां पे लिख लेता हूं, फिर इरेज कर दूंगा। हमारे पास H2 गैस है, गैस की हालत में है जी सर, गैस की हालत में है, इसको दोबारा गैस की हालत में। अब ये गैस की हालत में है, स्टैंडर्ड हालत में है, तो अब आप इसको स्टैंडर्ड हालत से स्टैंडर्ड हालत में चेंज कर रहे हैं। यानी कि यूं समझ लें कि ये जो बन रहा है ये एलिमेंट है जो स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है। कोई चेंज आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो इसकी डेल्टा एच भी क्या होगी, डेल्टा एच एफ, सॉरी डेल्टा एच नहीं, डेल्टा एच एफ जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सिर्फ बात हो रही है। यानी कि आप H2 को H2 में जब चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, कोई भी चेंज नहीं करते। H2 में जा रहा है तो कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, तो इस दौरान जब तब्दीली नहीं आ रही तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी चेंज नहीं आएगा। ये आपकी बुक में येलो कलर के डब्बे में लिखा हुआ है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहते हैं। बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नाम से जाहिर है एटम्स का बनना, डेल्टा एच ए टी यूं इसे लिखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अपने एलिमेंट से स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब एटम्स बनते हैं तो उसे उस दौरान जो हीट चेंज होता है उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और ये एंडोथर्मिक हुआ करती है, याद रखना है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए मेरे पास है H2 जो कि एक मॉलिक्यूल है, गैस की हालत में है या एलिमेंट है। जब ये टूटेगा तो ये H बनाएगा हाइड्रोजन के एटम, एटम ठीक है, गैस की हालत में, ठीक है। और इस दौरान जो डेल्टा HAT होगी दैट इज 218 किलो जूल पर मोल, ठीक हो गया। अच्छा आओ इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक एटम है, तो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब इस तरफ भी 1 हो गया, इस तरफ भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दैट इज बैलेंस करने के लिए हाफ लगाया है। अब ये कितने मोल हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं, 1 मोल। तो हमने क्या पढ़ा कि व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स इज फॉर्म्ड, ये 1 मोल है, इस 1 का मतलब है, और गैस की हालत में एटम है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, अपने इस एलिमेंट से, क्योंकि H2 एलिमेंटल फॉर्म है हाइड्रोजन की, ठीक है। अच्छा 218। अच्छा इसी टॉपिक में एक और चीज इन्होंने लिखी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इन्होंने क्या लिखा है, H2 है, मॉलिक्यूल है गैस की हालत में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू H, गैस की हालत में एटम, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, और इसकी जो एनर्जी लिखी हुई है इन्होंने वो यूं लिखी हुई है EH बॉन्ड H, और इसकी वैल्यू है 436 किलो जूल पर मोल। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये क्या बला है। देखो भाई H2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, H और H, उनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है। तो इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जब हम इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एक H का एटम अलग हो जाता है, दूसरा H का एटम अलग हो जाता है इक्वेशन के मुताबिक, तो 2 एटम आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप मोल की सूरत में लेंगे तो 2 मोल एटम आ जाते हैं, ठीक है। 1 मोल H2 है एलिमेंटल फॉर्म में, और उसे तोड़ा जाए तो 2 मोल हाइड्रोजन के एटम बनते हैं। तो इस दौरान जो एनर्जी दी जाती है दैट इज 436, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये एंथैल्पी चेंज नहीं है, यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं है, ये है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों सर जी, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल एटम बन रहे हैं, और हमें कितने मोल एटम चाहिए, हमें 1 मोल एटम चाहिए। तो 2 मोल एटम जब बन रहे हैं तो 436 किलो जूल पर मोल, 1 मोल एटम जब बन रहे हैं तो 436 का हाफ कर दें, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ये 218 हो जाएगा। जैसे इस 1 को 2 पे डिवाइड किया तो वो हाफ हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 218, और ये कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और ऊपर वाली कहलाती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जी सर ओके, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, और इसको जाहिर करते हैं डेल्टा HN से, न्यूट्रलाइजेशन, और इधर डिग्री। इसको समझते हैं, देखें डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ H2O यानी वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए आपने पढ़ा था हमारे पास एसिड है HCl एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में, और साथ में बेस है
NaOH जिसे अल्कली भी कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो पानी और साल्ट बनता है, NaCl साल्ट बनता है और H2O वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल पानी बनाया जा रहा है। तो इस रिएक्शन के दौरान जो रिलीज होने वाली हीट होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मगर इसमें गहराई है क्या कि वो ये नहीं कह रहा कि 1 मोल HCl रिएक्ट करेगा 1 मोल NaOH से, यानी 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल पानी बनेगा और 1 मोल साल्ट बनेगा। इस रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज आएगा उसके एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। हाँ, वो कुछ और कह रहा है। वो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब आप एसिड लेते हैं और उसका रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो उन दोनों के रिएक्शन करने से सिर्फ जो पानी बनता है, साल्ट की वो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ जो 1 मोल पानी बनता है उस पानी की फॉर्मेशन के दौरान जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इससे एक और बात समझ में आती है कि ये जो HCl है ये जब पानी में जाता है तो ये टूटता है, मतलब आप इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, और इसको जब पानी में डालेंगे NaOH को तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब एसिड से मिला H पॉजिटिव और बेस से मिला OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इधर लिख लें एक्वस हालत में और OH नेगेटिव को इधर लिख लें एक्वस हालत में। तो इन दोनों के आपस में मिलने से बनता है 1 मोल H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, पानी बनता है। तो ये जो स्पेयर रह गए हैं ये आपस में मिलके साल्ट बना देंगे NaCl। तो ये जो रिएक्शन है असल में इस रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए सर इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे या इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन? तो बेटा दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये पूरा है और ये वाला रिएक्शन इस अंदर वाले रिएक्शन से हमने निकाल के लिखा है। और मजे की बात, इस रिएक्शन से हमें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं मिलती, हमें इस रिएक्शन से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलती है दैट इज डेल्टा HN इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल पर मोल, और ये एक्सो होती है हमेशा, कभी भी ये एंडो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? जी हाँ, अब समझ आ गई ना कि एसिड लें 1 मोल, बेस लें 1 मोल, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हो गए रिएक्ट। अब उसके रिएक्शन के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन जो कि एसिड से आया है और 1 मोल OH जो कि बेस से आया है, इनके मिलने से जो 1 मोल पानी बनेगा, इस चेंज से जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जब भी आप उनको रिएक्ट करवाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये कांस्टेंट रहेगी, यानी हर स्ट्रॉन्ग एसिड हर स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्ट करेगा तो जो हीट रिलीज होगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसकी वैल्यू यही रहेगी -57, चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? वजह बताऊं, हर स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव आयन देगा, हर स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव आयन देगा, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के मिलने से पानी बनेगा, हर रिएक्शन में पानी बनेगा। तो हम तो इस रिएक्शन की ये हीट ले रहे हैं ना, तो इसीलिए ये कहते हैं कि तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिलीज होने वाली एनर्जी ये सेम होती है। लास्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। देखें इसको समझते हैं कि हमारे पास एक एटम है, वो गैस की हालत में है और वो 1 मोल एटम्स हैं, 1 मोल एटम्स हैं और गैस की हालत में है। तो इन 1 मोल एटम के आखिरी शेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो उस दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हम डिटेल से पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंथैल्पी चेंज, ये भी एनर्जी चेंज है, इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of uninegative ions under standard condition is called enthalpy of electron affinity, या सिंपल आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 मोल गैस के एटम हैं और उनमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं तो वो गैस के आयन में तब्दील हो जाएंगे जिन्हें आप यूनिनेगेटिव आयन कहेंगे। तो इस दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी, इसकी एग्जांपल भी हमने ली थी। क्लोरीन का एटम गैस की हालत में है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 मोल गैस के क्लोरीन एटम है, तो 1 मोल क्लोराइड आयन यूनिनेगेटिव बनेंगे। इस दौरान दो डेल्टा HEA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी वैल्यू कितना होगी वो हमने पढ़ी थी, वो थी -3
348.8 या आप इसे 349 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 49 किलो जूल पर मोल। आज के लेसन की आखिरी बात क्विक चेक 6.2। इसमें वो पहले दो सवाल हैं। इसमें पहले में वो कहता है कि आपको मैंने कुछ मॉलिक्यूल या कुछ एटम्स दिए हैं या कुछ एलिमेंट्स दिए हैं जिसमें ऑक्सीजन है, बेरियम है और ब्रोमीन है। आप बताएं कि इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी आप उसके लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सीजन किस हालत में पाया जाता है? O2 गैस की हालत में पाया जाता है। जब ये चेंज होगा अपने एटम में तो O गैस के एटम में चेंज होगा। बैलेंस करने के लिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें। इधर आप 2 नहीं लगा सकते क्योंकि ये फिर 2 मोल एटम बन जाएंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हमने 1 मोल एटम बनाने होते हैं। अब बेरियम है, बेरियम जो है ये सॉलिड की हालत में एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड हालत से ये बेरियम गैस हालत में जब जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इनकी एनर्जी वैल्यू नहीं लिखनी, सिर्फ आपने ऐसे इक्वेशन लिखनी है। ब्रोमीन Br2 की हालत में होता है और ये जो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है वो लिक्विड होती है। तो लिक्विड से Br गैस में चेंज होगा एटम की फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, 3 इक्वेशन दी हैं उसने कहा इन इक्वेशंस को गौर से देखें और बताएं कि इसमें कौन सा एंथैल्पी चेंज हो रहा है। मतलब कार्बन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है। ये एक कंपाउंड बन रहा है। तो इस कंपाउंड में जो है जो फॉर्मेशन हो रही है कंपाउंड की, तो इसलिए ये डेल्टा HF होगी यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या फिर आप इसको डेल्टा HC यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल जल रहा है। दोनों लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, HCl है गैस की हालत में, अमोनिया गैस की हालत में रिएक्ट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनता है जो कि साल्ट है सॉलिड की हालत में। देखें ये एसिड होता है और ये बेस होता है। बाज टीचर कह रहे हैं कि ये एसिड है ये बेस है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ना भाई ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे है? इसमें तो पानी ही नहीं बन रहा। पानी के बनने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तो बन ही नहीं रहा क्योंकि ये कंपाउंड बन रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही कहेंगे। नेक्स्ट है H2 गैस की हालत में, ऑक्सीजन गैस की हालत में पानी बन रहा है। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। और इसके अलावा यू कैन से दिस इज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए अगर आप कहें तो क्योंकि हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी है। तो मैंने तो साइन लिखे हैं, आप नाम भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन।